and the current distribution आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। इज एज्यूम टू बी, जितनी डेफिनेशंस हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब पूछे जाते हैं पेपर में, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में सब पूछे जाते हैं, ठीक है। एज्यूम टू बी साइनोसोडल, ठीक है, साइनोसोडल। ये बेसिकली सेंटर्ड फेड होता है, ये हम बताएंगे आपको क्या होता है। इट इज बेसिकली या यूजुअली यूजुअली सेंटर्ड फेड, सेंटर फेड बोलते हैं इसको, सेंटर फेड, ठीक है। जो फिफ्थ वन है, जो कि लास्ट भी है आपका इसमें, क्वार्टर वेव मोनोपोल, क्वार्टर वेव मोनोपोल। क्वार्टर वेव मोनोपोल ये क्या होता है? इट इज ए लीनियर एंटीना हुज लेंथ इज लैम्डा बाई 4, ठीक है। इसकी भी लेंथ आपकी लैम्डा बाई 4 से कम होती है, जैसे कि शॉर्ट डाइपोल में था, ठीक है। लेकिन जो इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो साइनोसोडल होगा, और शॉर्ट डाइपोल में क्या था, ट्रायंगुलर था, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। सो इट इज ए लीनियर एंटीना, it is a linear antenna whose length is lambda by 4, whose length is lambda by 4, ठीक है। इसकी लैम्डा बाई 4 लेंथ होती है, कम नहीं होगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। इसकी क्वार्टर वेव में लेंथ लैम्डा बाई 4 ही रहेगी। शॉर्ट वाले में लेस देन लैम्डा बाई 4 थी, यहाँ लैम्डा बाई 4 रहेगी, ठीक है। इसको इसको बोलते ही हैं क्वार्टर वेव मोनोपोल, मिस लैम्डा बाई 4 लेंथ, एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी साइनोसोडल, एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन current distribution is assumed to be sinusoidal, ठीक है। it is fed at one end, it is fed at one end with, एक साइड में इसको फेड करते हैं, one end with respect to each, ठीक है, with respect to each। ये हो गया। तो ये आपके पांच हमारे क्या हो गए, एंटीना एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट एंटीना एलिमेंट्स, तो ये पांच एंटीना एलिमेंट्स हैं। इंडिविजुअली भी इनकी डेफिनेशंस हमने आपको लिखा दी हैं, मतलब बता दी, ठीक है। और पेज हम आपको ये शेयर करेंगे क्लासरूम में, तो उससे आपको नोट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हेलो, यहाँ तक बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोग का जो अभी क्विज का पेपर हुआ था, ठीक है, क्विज के पेपर भी मैं एक मिनट उसका जो है जो भी आंसर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग आंसर्स चाहें तो मैच कर सकते हैं, कुछ डिस्कस करना हो तो डिस्कस भी कर सकते हैं। हाँ बता रहा हूँ, हाँ ठीक।
ठीक है, तो मैं आप लोग को 1 मिनट जरा शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिएगा। हम्म। आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। ये देख लीजिए, दिख रहा है सभी को? ये पेज शेयर किया मैंने, पेज इज विजिबल, यस देखिए। सर। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आंसर्स। बहुत, वैसे तो पेपर बहुत इजी था, लेकिन किसी को आंसर्स में कोई डाउट हो तो देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ये सभी को पता है, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके बीच एंगल 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें तो दो वेक्टर्स ए डॉट बी हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और चूंकि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो जिसकी वजह से ए डॉट बी जो आएगा वो मॉड ए मॉड बी के बराबर आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका सिंपल सा आंसर ए ही होगा, ये सभी को पता है। सेकंड में अगर देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सभी को पता है, 1 ही होता है, यूनिटी होता है। इसका आंसर यूनिटी होगा। ठीक है, थर्ड है, ए चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट पी। देखिए चार्ज की वैल्यूज गिवन है, पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यूज गिवन है। इसको बताना है आपको कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा चार्ज प्लेस्ड है। तो चूंकि ये वैल्यूज अगर आप देखें तो ये आर फाइव जेड की हैं। ये आर है, या रो फाइव जेड, सॉरी रो फाइव जेड कह सकते हैं आप। ये रो है, ये फाइव है, ये जेड है। ठीक है, तो फाइव आपका एंगल हो गया, रो और जेड आपके, रो आपका रेडियल एक्सिस हो गई और जेड आपका कोऑर्डिनेट हो गया। तो तीनों वैल्यूज आप देखेंगे तो आपको लगेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है ना। रो फाइव जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो आंसर बी होगा इसका। ठीक है, सिमिलरली इफ यू सी द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ए कोऑर्डिनेट फाइव इन सिलेंड्रिकल सिस्टम इज डिफाइंड इन कार्टेशियन सिस्टम एज। कोई पॉइंट हमारा फाइव है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, उसको हम अगर कार्टेशियन में डिफाइन करना चाहें तो कार्टेशियन में फाइव की वैल्यू क्या होगी? तो फाइव विल बी व्हाट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इट विल बी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हम निकलवाए हैं आप लोग को। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे आर थीटा फाइव पॉइंट्स होते हैं, ये सभी को पता है, ये हम बता भी चुके हैं। आर थीटा फाइव इज द पॉइंट्स इन पोलर, मतलब होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आप सभी को पता है, पोलर कोऑर्डिनेट इज सेम एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट द रेंज ऑफ वेरिएबल फाई इज। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फाई की रेंज क्या होती है? फाई चाहे सिलेंड्रिकल में हो चाहे आपका स्फेरिकल में हो, इसकी रेंज जो होती है 0 से 2 पाई होती है। 0 से 2 पाई, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 0 to 2 पाई। ठीक है, इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज। तो वॉल्यूम आपको सिंपली पता है, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन होता है, और डी वी इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप। एट्थ है आपका, द स्पेस इंटीग्रल मेजर्स द फ्लो और फ्लक्स ऑफ लिक्विड थ्रू ए स्पेसिफाइड एरिया। तो फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू स्पेसिफाइड एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको वैसे भी एरिया यहाँ मेंशन है तो इसी से आइडिया लगा लेना चाहिए कि कौन सा इंटीग्रल होगा, सरफेस इंटीग्रल ही होगा यहाँ आंसर। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट। नाइन्थ वन इज ए सर फील्ड इन, हाँ। सर अगर इसे गॉस डाइवर्जेंस से करें तो सर सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा। सर नहीं, ऑप्शन वो सी भी वो तो हो सकता वो नहीं पूछा जा रहा है बेटा। आप उसको उसको कनेक्ट वहां से क्यों कर रहे हो? आप उसको उससे वहां से कनेक्ट मत करिए कि हम उसको गॉस डाइवर्जेंस से सरफेस को वॉल्यूम, वॉल्यूम में नहीं कन्वर्ट होता, वो डेल डॉट बी में कन्वर्ट होता है। डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल होता है वो। हम नॉर्मल वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा, जैसे नॉर्मल ए डॉट डी एस होता है, वो चीज पूछ रहे हैं कि द सरफेस इंटीग्रल बेसिकली मेजर्स द फ्लो और फ्लक्स ऑफ लिक्विड थ्रू है। अब यहाँ पे अगर जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा है, यहाँ अगर ये लिखा होता डाइवर्जेंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, तो आप कह सकते थे। गेटिंग माई पॉइंट?
हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? केवल यस वॉल्यूम सर। इंटीग्रल के बराबर नहीं होता, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, इफ यू रिमेंबर योर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है। और यहाँ पे आपका सिंपली पूछा गया है कि क्या इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल ही तो करते हैं, ए डॉट डी एस। तो ए डॉट डी एस इज सरफेस इंटीग्रल बेसिकली, तो इसमें सरफेस इंटीग्रल ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। Ninth one is your, a field in which a test charge around any closed surface in static path is zero is called। अगर एक टेस्ट चार्ज को आप क्लोज सरफेस में एक स्टैटिक पाथ में रखते हैं, अराउंड स्टैटिक पाथ देखेंगे, तो अगर वो जीरो है, ठीक है, उसका फील्ड जो आ रहा है, फील्ड की वैल्यू अगर जीरो है टेस्ट चार्ज की अराउंड ए क्लोज सरफेस, तो ये एग्जैक्टली कंजर्वेटिव होगा, फिर फील्ड आपका कंजर्व होगा। ठीक है, फील्ड विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। फिर 10th क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू। अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं मीन्स डेल डॉट वी, तो डेल डॉट डेल का मतलब हो गया डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर वी का मतलब हो गया लाप्लासियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर इज द लाप्लासियन ऑपरेटर, सो आंसर विल बी ए। क्लियर। 11th है, डाइवर्जेंस ऑपरेशन रिजल्ट विल ऑलवेज बी। आपको पता है डाइवर्जेंस हम किस पे अप्लाई करते हैं, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। जैसे ग्रेडियंट हम स्केलर पे अप्लाई करते हैं तो वेक्टर रिजल्ट मिलता है, और डाइवर्जेंस हम वेक्टर पे अप्लाई करते हैं तो स्केलर रिजल्ट मिलता है, सो आंसर विल बी बी। ये 12th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्रू अबाउट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में क्या ट्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेडियंट क्रॉस प्रोडक्ट तो होता नहीं है वेक्टर का एंड डेल ऑपरेटर का, ये सभी को डॉट प्रोडक्ट होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर का नहीं करते हैं। ठीक है ना, विद द डेल ऑपरेटर। और लास्ट में एक ऑप्शन और है, स्केल ग्रेडियंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड डेल, वेक्टर का नहीं करते हैं, वेक्टर का हम करते हैं डाइवर्जेंस में। तो लास्ट वाला ऑप्शन डाइवर्जेंस के लिए सही होता है। ठीक है। जो 13th है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कन्वर्ट्स लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। स्टोक्स थ्योरम है, बिल्कुल सिंपल है ये। 14th है, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर गिव्स। कर्ल ऑफ ए कर्ल मतलब डेल क्रॉस वी, इट विल गिव यू व्हाट, वेक्टर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डेल क्रॉस वी विल गिव यू द वेक्टर रिजल्ट। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, अब वेक्टर v is said to be irrotational। irrotational की कंडीशन हमने बताई थी, irrotational सोलेनोइडल की कंडीशन बताई थी। irrotational में क्या होता है, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज जीरो होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सोलेनोइडल में हमने बताया था डाइवर्जेंस जीरो होता है, और irrotational में कर्ल जीरो होता है उस वेक्टर का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी था। फिर 16th क्वेश्चन है, irrotational को हम लोग कर्ल फ्री भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका कर्ल फ्री भी नाम है। ठीक है। और 16th क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विद अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर्स बी एंड सी इज टर्म्स एज। ये एग्जैक्टली क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एक तरह से। ठीक है ना, एक वेक्टर एक है, एक का स्केलर प्रोडक्ट करना है थ्रू द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मींस बी एंड सी, मींस ए डॉट बी क्रॉस सी एग्जैक्टली इज ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वैसे स्केलर भी ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ठीक है। 17th है, एक वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और एक वेक्टर बी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच टू वेक्टर्स बिकम परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, इनको बोला गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस अल्फा, ये अल्फा है, ये देखिए दिस इज योर अल्फा, किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो अगर दोनों के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है देन इट विल बी परपेंडिकुलर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए, तो आपको ये अल्फा मिल जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो करिएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिएगा, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, इट विल गिव यू द रिजल्ट ऑफ अल्फा। ठीक है। सिमिलरली 18th क्वेश्चन अगर देखिए आप, 18th, द स्केलर फैक्टर ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। अरे, ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is the spherical coordinate system, differential volume is given by differential volume spherical coordinate में आपको पता है dv is equal to r square sin theta dr d theta d phi होता है। ये सब तो स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज एक मिनट। हेलो हेलो बेटा, बीच बीच में माइक आप लोग क्यों म्यूट कर देते, अनम्यूट करते हैं डिस्कशन के टाइम पे। इसके बाद देख सकते हैं आप 20th क्वेश्चन जो है ये भी आपका स्पेसिफाइड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल सरफेस एरिया। ये सब हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, सब पढ़ाई हुए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर डेल ऑपरेटर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये हम बता चुके हैं आपको। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो इसका डाइवर्जेंस जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि y x के साथ अटैच है, z y के साथ अटैच है, x z के साथ अटैच है, इस वजह से जीरो आएगा। x के साथ x होना चाहिए, y के साथ y होना चाहिए, z के साथ z होना चाहिए, तब आप अगर निकालते तो 1 + 1 + 1 3 आ जाता। ठीक है, लेकिन चूंकि तीनों अलग अलग हैं, कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो, तो दिस विल बी जीरो। क्लियर? Similarly, next question is necessary and sufficient condition that line integral for every closed curve is that नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि कर्ल ऑफ ए इज विल बी जीरो। ठीक है, ये सभी को पता है। लाइन इंटीग्रल के केस में, स्टोक्स थ्योरम के केस में हमारा फॉर इरोटेशनल फील्ड कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। 24th क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन इज सेज टू बी हार्मोनिक देन, हार्मोनिक फंक्शन के केस में डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट वेक्टर विल बी जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज योर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज फॉर हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है। फिर 25th है लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये भी सब आपको मैं बताया हूँ, डेल स्क्वायर की वैल्यू सिलेंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए सब बताया हूँ। ये सब डिफाइंड क्वेश्चन है। फिर 26 है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी सिंपल है, ये भी आपने कर लिया होगा। इस 27th है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ दिस, ये स्फेरिकल में दिया है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना था, आपने कर लिया होगा। ये आर थीटा फाइव में गिवन है, इसको रो फाइव जेड में कन्वर्ट, गुड मॉर्निंग मैम, रो फाइव जेड में कन्वर्ट करना था, ये हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद 28 है द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस ए यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। एरिया क्या हो जाएगा? 2a² अल्फा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर एरिया। ठीक है, इसको अब निकलवाया भी था मैंने। ठीक है। 29th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल दैट इज ग्रेडियंट ऑफ x + y - z इंटू dr फ्रॉम दिस टू दिस विल बी, दैट विल बी b। ये कैसे निकालेंगे आप? ग्रेडियंट इसका निकालिए, मीन्स डेल डॉट दिस करिए, और dr की वैल्यू dx dy dz हो जाएगी, और इंटीग्रेशन में x y z की लिमिट दी हुई है, फ्रॉम x1 y1 z1 टू x2 y2 z2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद ये 30th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर दिस, और ये पूछ रहा है स्टोक की क्या ये फंक्शन आपका किस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यू विल फाइंड दैट दिस इज योर इरोटेशनल और कर्ल फ्री, मीन्स डेल क्रॉस निकालेंगे इसका, डेल क्रॉस ए, तो दैट विल बी जीरो, जीरो के बराबर आएगा ये, दैट मीन्स दिस विल बी योर कर्ल फ्री टाइप का फंक्शन है, इरोटेशनल और कर्ल फ्री है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर्स हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स आर करेक्ट, तो ये प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसमें बी और सी और डी करेक्ट हैं आपके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, टू पैरेलल वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर, ये भी करेक्ट है। और ये लास्ट वाला भी करेक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो आवाज आ रही बेटा? यस सर।
हाँ। तो आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो इंडिविजुअली तो मतलब आप पूछ लीजिए, क्योंकि बाकी को क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस हो गए हैं। ये जो पार्ट बी का पार्ट है, इसमें ही आप लोग ने कुछ गलतियां ज्यादा करी होंगी। ठीक है, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं। इसको अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में हमें रिप्रेजेंट करना है तो या तो ट्रिपल इंटीग्रेशन से करते हैं या सिंगल इंटीग्रेशन में वी लगाते हैं नीचे। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम, दोनों का मतलब सेम है, तो इसमें ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर, तो ये भी आपको पता है। इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन करंट है। डिफरेंशियल लेंथ हम आर के लिए, थीटा के लिए, फाई के लिए, तीनों के लिए देखते हैं, तो ये तीनों के इंडिविजुअल यही यही रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये सब डेरिवेशन ये सब आपको पहले ही मैं करा चुका हूँ। ये इसमें पूछा गया विच आर द फॉलोइंग आर मैथमेटिकली करेक्ट एक्सप्रेशन, तो ए और बी और डी तीनों करेक्ट हैं। मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, तीनों ये तीनों करेक्ट हैं, बाकी ये रॉन्ग है, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल। ठीक है, इसके बाद आपका व्हाट इज ट्रू अबाउट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ए और बी करेक्ट हैं इसमें। इसको हम सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, और ये इसका स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। देख सकते हैं ए डॉट डी एस इज इक्वल टू इन मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये दोनों होते नहीं हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना था। ये मैथमेटिकली इसमें डी डॉट डी एस और डेल डॉट डी वी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आपके सी एंड डी रिजल्ट्स हैं, ये देख सकते हैं। इसे सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। बाकी सब थ्योरेटिकल ही हैं, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कस किया हूँ एक बार क्लास में। ऐसी कोई एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सारे क्वेश्चन है ज्यादातर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, ठीक है, मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ। आई थिंक टाइम काफ़ी और ज़्यादा हो गया है। एक मिनट वेट करिएगा बेटा। फिर मैं अटेंडेंस बोल दीजिए। रोल नंबर 58। यस सर। एक मिनट वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ। वीडियो ऑन करिए सभी लोग, सभी लोग वीडियो ऑन कर दीजिए बस। जो एब्सेंट होंगे मैं भी बता दूंगा। शोभित गुप्ता है? नहीं है? अब देखिए, एब्सेंट के बारे में बता दे रहा हूँ मैं, सुन लीजिए सभी लोग। एब्सेंट वाले बच्चों के बारे में, रोल नंबर 61, 63, 64, 68, 71, 74, 88, 89। प्रहलाद यादव हैं? प्रार्थना करे? नहीं। 91,
then 102, then 104, 107, नहीं sorry 108 not 107, then 111, 117, 118, 121, इतने लोग हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग प्रेजेंट हैं, इनमें से कोई नहीं है ना प्रेजेंट? सभी की हो गई बेटा जितने लोग हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है फिर, थैंक यू बेटा, थैंक यू।